32वीं चिल्ड्रन साइंस का जो शुभारंभ 32 वर्ष पहले हुआ था, उसका हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यक्रम को जारी रखा है। इसके लिए मैं हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तकरीबन 2 करोड़ की राशि केंद्र सरकार से हमें मिलती थी। जब ये लोग मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि अब वो राशि बंद हो गई है और बच्चों का इस कार्यक्रम को करना जरूरी भी है, अत्यंत आवश्यक भी है। तो मैंने कहा इस कार्यक्रम को आप कीजिए, हम उसके लिए धन उपलब्ध करवाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब मैं बच्चों के सोच को, बच्चों की विजन को और बच्चों के एक्सप्रेस करने के वे को देख रहा था, तो वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हिमाचल की युवा पीढ़ी तैयार है। एक बच्चा जब मैं देख रहा था तो ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे थे। ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को कैसे बढ़ावा देना है, अर्थक्वेक जो आते हैं उसका सामना हमने कैसे करना है, नेचुरल और इको टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देना है। ये एक सोच है जो हिमाचल के बच्चों में देखने को मिली, और उनके साथ जो साइंस के हमारे टीचर आए हैं वही इस सोच को विकसित करते हैं और आने वाले समय में हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तकरीबन 2.5 वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी तो बच्चे तो छोटे थे, उनको तो अभी वोटिंग राइट का भी नहीं पता था। मैंने पहला बजट प्रस्तुत किया। उस पहले बजट में ऑनलाइन चेक कर सकते आप। मैंने पहली बार कहा जो हिमाचल प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य है, जो पर्यावरण है, जो जलवायु है और जो हमें जो पहाड़ दिए हैं, शिवालिक हिल्स से लेकर मिड हिमालय से लेकर बिग हिमालय तक दिया है, नदियां दी है, ग्लेशियर दी है। इस प्राकृतिक सौंदर्य को बचाना का दायित्व भविष्य की युवा पीढ़ी के पास है। और मैंने बजट में उस समय कल्पना की थी कि हम 31 मार्च 2026 तक पहले कदम के रूप में ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाएंगे। यानी कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, हाइड्रो है, सोलर है या दूसरी कोई और एनर्जी है, उसके द्वारा हिमाचल को 7 प्रकार की ये रिन्यूएबल एनर्जी से जोड़ा जाएगा। और हम करने जा रहे हैं अगले वर्ष हम थर्मल जो पैदा, कोयले से जो पैदा बिजली होती है उसको छोड़कर अपनी स्टेट को 90% ग्रीन स्टेट के रूप में हम विकसित करने जा रहे हैं। ये पहले बजट में कहा था। जब मैंने बजट प्रस्तुत किया था उस समय मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि मैं HRTC में आने वाले 1 वर्ष में तकरीबन 350 इलेक्ट्रिकल बसेस की शुरुआत पहले स्टेज पर करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में ये जो HRTC का पूरा फ्लीट है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, इसको हम डीजल से हटाकर इलेक्ट्रिकल में कर देंगे। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, पायनियर स्टेट बनने जा रहा है, जब हम 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन, जिसका शिलान्यास मैंने अभी नालागढ़ में किया, उसको हम पैदा करने जा रहे हैं। और भविष्य की जो एनर्जी है वो ग्रीन हाइड्रोजन पर आधारित है।
अभी ग्रीन अमोनिया पैदा कर रहे हैं और उसमें हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश को भी रास्ता दिखाएगा। बहुत इन्वेस्टमेंट इसमें हो रही है। हमारे पास पानी है, हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है और पानी को तोड़ने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइजर्स की जरूरत होती है, H2 को अलग करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करके वो रिन्यूएबल पावर की जरूरत होती है। तो हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। आज हमने 1 मेगावाट का रखा है। आने वाले 10 सालों में अगर हिमाचल प्रदेश में हमने ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ कदम बढ़ाया तो सबसे रिचेस्ट स्टेट हिमाचल प्रदेश होगा, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पानी की भी जरूरत है जो प्रदेश के पास है और जो रिन्यूएबल पावर है उसकी भी जरूरत है जो प्रदेश के पास ऑलरेडी है। तो आने वाली जो युवा पीढ़ी यहाँ बैठी है, जो हमारे छोटे छोटे साइंटिस्ट यहाँ बैठे हैं, जो हमारे छोटे बच्चों ने आज प्रस्तुत किया, ये एक बदलाव है। ये बदलाव उस सोच का है जिस सोच से आप आगे इस प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि समाज के सभी वर्गों को, चाहे युवा है चाहे कोई भी वर्ग हमारा समाज है, कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। अभी प्रदेश सरकार में आर्थिक चुनौती है और आर्थिक चुनौती क्यों आई, मैं आपको ये प्यारे बच्चों को ये बताना चाहता हूं। 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली आई है जो रूटीन की व्यवस्था है। फाइल आएगी, फाइल जाएगी, फाइल में मांगे होंगी, सरकारी कर्मचारी मांग रखेंगे, डिमांड रखेंगे और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एम्प्लॉयज ड्रिवन ज्यादा होगी और उसके बाद हमारे खर्चे बढ़ते गए। हम जो 100 रुपया हमारे पास साल का आता है, जिस तरह परिवार में एक महीने कोई सैलरी आती है, उस 100 रुपए का खर्चा आप बांट देते हैं कि बच्चों की फीस जाएगी, बच्चों की पढ़ाई में इतना खर्चा आएगा, राशन का इतना खर्चा आएगा, बिजली का इतना खर्चा आएगा। तो हमारे प्रदेश की क्या स्थिति है? हमारे प्रदेश की यह स्थिति है कि हम 100 रुपया कमाते हैं और 170 रुपया खर्च करते हैं। और जब हम 170 रुपया खर्च करते हैं तो उसमें से कितना भाग हम पैसा खर्च करते हैं? आज हम डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। 100 रुपए में से 70 रुपए जो है वो सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पर चला जाता है, अधिकारियों के वेतन पर चला जाता है, कर्मचारियों के वेतन पर चला जाता है और जो हमने कर्जा दिया है उस कर्जे के ब्याज में चला जाता है और मूलधन वापस करने में हमारा 100 में से 70 रुपया चला जाता है। फिर 30 रुपया बचता है। उस 30 रुपए का सदुपयोग कैसे करना है? और हम ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, अगर आज हम कड़े फैसले नहीं लेंगे तो जो बच्चे यहां बैठे हैं उनके भविष्य के साथ भी हम खिलवाड़ कर रहे हैं। हो क्या रहा है? हम बांट तो रहे हैं, लेकिन अब कर्जा देने वाले ने भी दरवाजे बंद कर दिए। हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं सरकार के नाते, और सरकारें हर 5 साल के बाद चुनी जाती है, तो ये जिम्मेवारी ये सोचकर काम करना चाहिए कि ये जो सरकार चुनकर आई है इसमें जो भी आपने फैसले करने हैं, जिस तरह आप अपने परिवार के अंदर फैसला करते हैं, उस तरह सरकार को भी अपने परिवार की तरह हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए फैसले करने हैं। और इस दिशा में हमने कदम बढ़ाने शुरू किए। मैं मुख्यमंत्री बना और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने देखा जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, जो 2 साल पहले अच्छी थी, लेकिन मैंने क्या किया कि मुझे दोबारा कुर्सी मिलनी चाहिए और मैंने 5,000 करोड़ रुपए की रेपड़ियां बांट 1,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें
इस प्रदेश में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर गई है, जहां पर अभी तक कोई भी कार्यालय और कोई भी ऑफिस नहीं खुल सका। ये किसकी संपदा थी? ये आप लोगों की संपदा थी। सरकार आती है, सरकार जाती है। लुटाने को हम भी लुटा सकते थे, लेकिन नहीं, हमने शपथ लेते ये सोचा है कि हम प्रदेश के लोगों की संपदा को ना तो लूटने देंगे, ना ही लुटाने देंगे। और आप देखिए, इन 2.5 सालों में जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों के द्वारा आपके पैसे को लुटा दिया जाता था, हमने नियम बदलकर, कानून बदलकर, सख्ती करके तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाया है, जो आज तक के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं कमाया। जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में गया तो पता लगा कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उस गुणात्मक शिक्षा में बहुत गिरावट आई है। और पूरे देश का जब आकलन किया गया तो ये पाया गया कि पूरे देश के आकलन में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। अब 21वें स्थान पर पहुंच गए, जो पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पर रहता था। मैं तो खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। हमें तो उस समय बेंच नहीं मिलते थे, उस समय टाट पर ही बैठना पड़ता था। 8वीं और 10वीं के बाद बेंच मिलते थे। फिर मैं कॉलेज पढ़ा, फिर यूनिवर्सिटी गया, लेकिन एक समय टीचर का डर भी होता था और टीचर्स मेरे पीरियड में खड़ा करके थोड़ा डांटते भी थे, कान भी पकड़ाते थे। अब ये समय ऐसा आया, अब टीचर कुछ बोल ही नहीं पाते, डरते हैं टीचर स्टूडेंट से। अब परिस्थितियां ऐसी होगी, ये परिस्थितियां है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन चुनौतियों का हमने सामना करना है और इनसे भी निपटना और आगे भी बढ़ना है। तो हमने क्या किया? अभी हम स्कूल्स को रैशनलाइजेशन करके अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। अगले वर्ष 100 स्कूल से ज्यादा हम सीबीएसई करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल। मैंने देखा कि सरकारी स्कूलों में जो टीचर लगे हैं या प्राइवेट स्कूल में लगे हैं, पढ़ाना भी चाहते हैं। सरकारी स्कूल के टीचर तो बेचारे टेस्ट देकर पास होकर कंपीट करके आगे आते हैं, लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल के बच्चों में कुछ ना कुछ आत्मविश्वास की कमी रह जाती है। हमारे समय नहीं थी। हमारे समय क्या होता था कि एक ही स्कूल में 600-700 बच्चे होते थे। अब मैं देखता हूं तो पता लगता है कि नर्सरी से ले प्रथम क्लास से लेकर +2 तक 200 बच्चे, 90 बच्चे, 70 बच्चे, +2 में 9 बच्चे, 8 बच्चे। तो फिर एक्सपोजर कैसा होगा? पढ़ाने वाले को भी थोड़ा आनंद नहीं आएगा, वो भी फटाफट टाल के चला जाएगा। तो उस स्थिति से निपटने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया कि स्कूल में बच्चा आके खुशी महसूस करे, बोझ महसूस ना करे। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की नीति को अपनाया और अगले साल तक कुछ राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल प्रदेश में काम करना शुरू कर देंगे। और प्री नर्सरी से लेकर +2 तक एक ही स्कूल का कैंपस होगा। उसमें खेलने की सुविधा भी होगी, साइंस लैब भी होगी और सब प्रकार से एक एक्सपोजर का बहुत अच्छा स्कूल होगा, जहां आपको दिन का भोजन भी, सभी बच्चों को पौष्टिक आहार भी मिलेगा। और इस प्रकार के स्कूल हम पूरे प्रदेश में अभी पहले स्तर पर 68 खोलने जा रहे हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, सरकारी स्कूलों का रैशनलाइजेशन करके कम से कम 50 बीघा यानी कि 50 कनाल से ऊपर ये सारे सरकारी स्कूल हम खोलने जा रहे हैं। और एक एक स्कूल को पहले चरण में
जो पुराने गवर्नमेंट स्कूल है उनको में भी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। 5-5 करोड़ हमने उनको उपलब्ध करवा दिया है और ग्राउंड की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। तरह तरह के खेल और उस स्कूल में शुरू किए जाएंगे और फाइन आर्ट से लेकर म्यूजिक के क्लासेस से लेकर ड्राइंग टीचर से लेकर फिजिकल एजुकेशन के टीचर से लेकर सबकी नियुक्तियां की जाएगी। अभी हम 967 अध्यापक भरने जा रहे हैं, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल। जेवीटी में भी हम तकरीबन अभी 1000 के करीब पोस्टों को भरने जा रहे हैं। और जो 2 वर्ष राज्य चयन आयोग सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में भ्रष्टाचार के कारण बंद था, उनको 2 वर्ष की एज में हम रिलैक्सेशन भी देने जा रहे हैं। ये सब चीजें हम एक अच्छा स्कूल का कंसेप्ट डेवलप करके एक विधानसभा क्षेत्र में 8 से 10 स्कूल बेस्ट क्वालिटी के खोलेंगे, पूरे टीचर वहां उपलब्ध करवाएंगे, पूरे जो स्ट्रीम्स है आपकी, पूरे जो सब्जेक्ट है वो सब हम आपको पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये बदलाव है। इस बदलाव में कईयों को अड़चन होती है, लेकिन अगर बदलाव अच्छे के लिए हो, करना हो तो हमें इस पर आगे बढ़ना पड़ता है। आज शिक्षा के स्तर में जो गिरावट आई है वो हमारे राजनीतिक नेताओं ने अपनी इच्छा शक्ति के लिए, अपनी सरकार दोहराने के लिए स्कूल खोल दिए। जिस स्कूल में साइंस के सभी टीचर थे तो एक साइंस का टीचर वहां से उठाकर दूसरे स्कूल में भेज दिया कि हाँ हमने साइंस क्लासेस भी स्टार्ट कर दी। उस स्कूल का भी बेड़ा गर्क हुआ, दूसरे स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर का भी बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि वहां पूरी सब्जेक्ट थे नहीं। हमें संस्थान खोलने हैं, हमें उन बच्चों के लिए भी संस्थान खोलने हैं जिन बच्चों को ये लगता कि दूरी है तो उनको हम पैसा पीजी का देंगे। हमारी सरकार इस पर भी विचार कर रही है। लेकिन समस्या कहां आती है? समस्या आती है कि हमारे समस्या यहां आती है कि हमारे यहां पैसे की कमी। हमने तकरीबन अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ाए। मुझे खुशी है जब मुझे कहते हैं कि आपने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दिया 1 लाख। मैं भी मीटिंग में दिल्ली गया तो कहा कि 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को आपने ओपीएस दिया, तो क्या आप ये विचार रखते हैं कि इनको यूपीएस में लाना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि हम भी सरकारी कर्मचारी के बेटे थे। अगर हमने ओपीएस दिया तो हमारा मकसद उसमें सिर्फ इतना है कि बुढ़ापे में उनको सुरक्षा मिले, किसी की तरफ हाथ फैलाने ना पड़ जाए। और इस दृष्टि से हमने ये ओपीएस का फैसला किया। और जिस दिन हमने ओपीएस दिया उस दिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की जो एडिशनल बोरिंग हमको मिलती थी वो बंद कर दी। पहले साल जब हमने ओपीएस दिया 1600 करोड़ रुपया वो बंद हो गए, दूसरे साल के 1600 करोड़ रुपया वो बंद हो गए, और तीसरे साल जब मैं खुद उनसे, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं और फेडरल स्ट्रक्चर में हमारा भी अधिकार बनता है, जब मैं अभी मिलने गया तो कहा कि 1600 करोड़ रुपया आपको अगर आप चाहते हैं प्रदेश की स्थिति को अच्छा करने के लिए तो आप यूपीएस की तरफ क्या आगे बढ़ना चाहोगे? अब ये विचार था। अब जिसकी हाथ आर्थिक स्थिति मजबूत कमजोर हो तो क्या किया जाए? मैंने कहा इस विषय में अभी मुझे बहुत विचार विमर्श करना है, लेकिन जिन लोगों को मैंने ओपीएस दिया है उसकी आर्थिक स्थिति में चाहे जितनी मर्जी कमी आए, उन लोगों को ओपीएस के मामले में विचार विमर्श करने के बाद आगे सोचा जाएगा कि हमें किस दृष्टि से आगे जाना है। लेकिन अभी हम ओपीएस से वापिस नहीं जा रहे। ये इसलिए मैं इसलिए कहना चाहूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, क्यों हमारे अधिकारों को रोक दिया जाता है? हम कोई कर्मचारी कल्याण की बात करते हैं, अधिकारी कल्याण की बात करते हैं। ओपीएस मकसद राजनीति नहीं था हमारा। कोई चुनाव थोड़ी थे जो हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस दे दिया। राजनीतिक महत्व होता तो मैं इलेक्शन से पहले ओपीएस देता कि 2027 में इलेक्शन होने हैं, मैं तब ओपीएस देता। 4 साल में क्यों आर्थिक स्थिति
ये क्यों हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, इसलिए हमने ओपीएस का भी फैसला किया। लेकिन हमारा अधिकार क्या था? हमारा अधिकार हमारी संपदा है। ओपीएस से ज्यादा जो हमारी संपदा पानी के रूप में बड़े बड़ी कंपनियों ने ली है, उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। हम गरीब प्रदेश थे जब बने थे 1971 में। उस समय एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएनएल कंपनियां आई, पानी से उन्होंने बिजली पैदा की। और आज एसजेवीएनएल जो हमारे पानी से सबसे बड़ी कंपनी बन गई, 67,000 करोड़ रुपए का उसका साल का बजट है। हम 75 साल में सिर्फ 58,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतिगत गलतियां हुई है, उन गलतियों को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हमारे यहाँ यंग साइंटिस्ट बैठे हैं, भविष्य में आपको आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश पर गर्व होगा। आप गर्व से कहेंगे कि हम उस आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं जो 2027 तक आत्मनिर्भर बनेगा, और 2032 तक आप बच्चे जितने बैठे हैं, आप महसूस करेंगे पूरे हिंदुस्तान में आप हिंदुस्तान के सबसे अमीर राज्य के देश से होंगे। आप हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य 2032 में बनेगा, जो हम बदलाव करने जा रहे हैं। इसके लिए कुछ फैसले हम कर रहे हैं। उन फैसलों में हमें जनता का साथ चाहिए, और जनता जब फैसलों में साथ देगी, कुछ कठोर फैसले हमें करने हैं, और आपका साथ इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम फैसला करते हैं तो वो आपके हित में होता है, सरकार के हित में नहीं होता। कोई सरकार नहीं चाहती, कोई भी सरकार नहीं चाहती, वो चाहती बांटते रहो। हमको क्या लगता है, ये भी दे दो, वो भी दे दो, मैं 5 साल बाद पता नहीं आना कि नहीं आना। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम जब भी आए, हम सुबह से शाम तक आपके प्रदेश के हित की बात सोचते हैं, और जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करते हैं। उससे आम जनता पर, आम कर्मचारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, डीए के कारण थोड़ा सा तकलीफ होती है कि डीए अभी समय का नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका 10,000 करोड़ रुपए का एरियल में भी हमने 75 साल से ऊपर और 70 साल के ऊपर पूरे कर दिए। लेकिन जैसे ही हमारे थोड़ी और स्थिति होगी, आपका डीए जो बजट में घोषणा की है वो भी दे दिया जाएगा, क्योंकि वो भी आपकी संपदा है। इसके अलावा मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में और बदलाव आप देखते रहेंगे। कुछ नए स्कूलों को हम मर्जर करने जा रहे हैं। कुछ स्कूल जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में गर्ल्स बॉयज के हैं, उसको हम को एजुकेशन करने जा रहे हैं, ताकि कोएड में भी बच्चे पढ़ें और अपने आप बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छी हो। कुछ कॉलेज में हम सुधार करने जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में हम बहुत ज्यादा सुधार करने जा रहे हैं, और सभी सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसीलिए हमने कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। एक ऐसी व्यवस्था जहां जो हमारा 100 रुपए की संपदा है, उसका कुछ भाग अगर कुछ लोगों के पास है और आम लोगों के पास 70% जनता के पास नहीं है, उसका बंटवारा भी ठीक सही ढंग से हो। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।